नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कल 9 नवंबर है। 9 नवंबर को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जन्मदिन होता है और इस खास मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने भतीजे को एक खास तोहफ़ा देने जा रहे हैं। ये तोहफ़ा मामूली तोहफ़ा नहीं होगा, बल्कि इस तोहफे का आनंद बिहार की पूरी जनता उठाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है ये तोहफ़ा, तो इसके बारे में हम नहीं, हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये लोग बताएंगे। हमारे साथ हैं वीरेंद्र यादव, न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी, और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार जी। इन दोनों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो तोहफ़ा जो तेजस्वी यादव को उनके जन्मदिन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे, वो किस तरह से बिहार की जनता के लिए भी खास होगा। वीरेंद्र जी, ये बताइए सबसे पहले आप ही से कि क्या कुछ मिलने वाला है तेजस्वी यादव को कल उनके जन्मदिन पर? ये चाचा की ओर से भतीजे को एक बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। गिफ्ट कोई मामूली नहीं है। हालांकि सीधे उनको लाभ नहीं हो रहा है तेजस्वी यादव को उस गिफ्ट से, लेकिन बिहार की 13 करोड़ जनता को उसका फ़ायदा मिलेगा। वो है आरक्षण कोटा का विस्तार। अभी आरक्षण 65-60% है, सब मिला के। कल जो विधेयक आने वाला है उसके बाद आरक्षण बिहार में कोटा बढ़ जाएगा, दायरा भी बढ़ जाएगा, उसके कोटा का श्रेणी भी बढ़ जाएगी अलग अलग। तो इसके साथ ही बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ जाएगा। तो तेजस्वी जिस कर्पूरी ठाकुर आज से 50 साल पहले आरक्षण लागू किए थे, वो तो कर्पूरी फार्मूला कल लागू होगा नीतीश फार्मूला, जो नीतीश जी लेके आ रहे हैं। लेकिन नीतीश फार्मूला ओपन होगा तेजस्वी के जन्मदिन पे। तो इसको मानिए कि तेजस्वी के लिए बड़ा उपहार है ये भाई। अतीत के लिए भी भाई तेजस्वी के जन्मदिन पे ये घोषणा हुई थी। तो एक ऐसा घोषणा है जो मैंने वर्षों याद किया जाएगा कि तेजस्वी के जन्मदिन पे जन्म से बहुत वास्ता नहीं इसका स्थिति से, लेकिन घटना का कुछ ऐसा हुआ कि घटना उस दिन हो रही जिस दिन उनका तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। इसको हम इस मान सकते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए गिफ्ट है ये। तो अब स्वाभाविक गिफ्ट माना कर सकते हैं, इसको पॉलिटिकल भाषा में कह सकते हैं। हालांकि गिफ्ट वो नहीं कि टॉफी समोसा टाइप का। गिफ्ट ऐसी चीज़ है जो बिहार के 13 करोड़ जनता को मिलने वाला है। लेकिन वो दिन कौन सा है? दिन सिर्फ इतना है कि तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। इसको जोड़ सकते हैं आप कि तेजस्वी यादव का जन्मदिन और आरक्षण का कोटा एक साथ बिहार में आ रहा है। अभी बड़े बिहार के लिए, खासकर बिहार की 13 करोड़ आबादी के लिए, जो कि आरक्षण की लगातार मांग कर रहे थे कि भाई कोटा बढ़े, कोटा बढ़े, कोटा बढ़े, ले भाई कोटा ले जो, कोटा ले जो। हेमंत जी, आप कैसे देखते हैं कितना बड़ा गिफ्ट मिलने जा रहा है और बिहार की जनता को किस तरह से ये फ़ायदा होने जा रहा है, ये आप बताएं सर। राजनीतिक लोगों के लिए राजनीतिक कोई बड़ा निर्णय ही उनके लिए बड़ा गिफ्ट होता है जो सार्वजनिक जीवन में रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो तेजस्वी यादव हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, बिहार के बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं और बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई के जो योद्धा रहे हैं लालू यादव, उनके सुपुत्र हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब उनका जन्मदिन कल है तो इस मौके पर बिहार में जो आरक्षण का कोटा जो बढ़ाने का निर्णय लिया है सरकार ने, ये जाति जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद, तो उसके आधार पर जो कोटा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है वो कल ही कैबिनेट से उसको उस विधेयक को अप्रूवल मिला और वह विधेयक कल सदन में रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है सरकार बहुमत में है तो विधेयक पास होना ही है। तो यह बिहार की जनता को एक बड़ा तोहफा होगा। और निश्चित रूप से जो वीरेंद्र जी अभी कह रहे थे कि एक बड़ा फैसला तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने लिया था कि उन्होंने पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण का इंतजाम किया था अपने रहते हुए। लेकिन उसको याद करने के साथ इस बात को भी याद किया जाना चाहिए कि वह दौर ऐसा था कि जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू करने का फैसला लिया तो बड़े पैमाने पर इसका विरोध हुआ, हिंसक आंदोलन हुए, सरकारी संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया, बसों को जलाया गया। उस समय सरकारी बसें ही ज़्यादा चलती थी सड़कों पर, उनको जलाया गया। सरकार के जो कुछ भी संस्थान थे अथवा सरकार के जो कुछ भी संपत्ति थी, सार्वजनिक संपत्ति, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और इससे भी ऊपर कर्पूरी ठाकुर को बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी गई और ये
कर पूरा छोर कुर्सी उठा सुरा, इस तरह की बातें की गई, यानी कि वो हजाम बिरादरी से थे तो उनकी जाति सूचक गालियाँ उनको दी गई। तो सामाजिक बदलाव के लिए जो लोग काम करते हैं उनको ऐसे ही चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कर्पूरी ठाकुर ने भी सामना किया और आज लालू यादव भी सामना कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी सामना कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी सामना कर रहे हैं। अभी जो जिन चीज़ों को लेकर हंगामा हो रहा है दिल्ली से लेकर के और चारों तरफ पूरा मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो क्या दिखा रहा है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं का अपमान किया। उन्होंने कोई पर्टिकुलर किसी महिला के खिलाफ कुछ नहीं कहा था, वो प्रजनन दर कम करने के उपायों की चर्चा कर रहे थे, उसमें कुछ अतिरेक में कुछ बातें वो कह गए, लेकिन सब लोगों ने देखा कि उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था। हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन इसको ऐसा इशू बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री तक इस पर बोल रहे हैं, तो सवाल उठता है कि राजनीति में कितनी शुचिता रह गई है, राजनीति में कितनी नैतिकता रह गई है। ये तो दिखाई दे रहा है कि आप एक व्यक्ति जो है वो कहता हो कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड किसी महिला के बारे में, किसी को जर्सी गाय कहता हो, किसी को कांग्रेस की विधवा कहता हो, तो इस तरह का जो स्तर है उसमें नीतीश कुमार की एक चूक को आप इतना बड़ा इशू बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ये मुद्दा जो कल आने वाला है वो बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है कि जो आरक्षण का कोटा बढ़ा करके 75 जो किया गया है 75%, वो इस जो पूरा हिंदुत्व का जो एजेंडा है उस एजेंडे पर बहुत बड़ी चोट है वह, और इस चोट से की जो तिलमिलाहट है इतनी अधिक है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो उनके हाथ में एक एजेंडा मिला है, नीतीश कुमार का वह बयान, और इसको लेकर के पूरा लहराया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये जो कल जो तोहफा मिलने वाला है बिहार की जनता को बहुत बड़ा तोहफा होगा ये, क्योंकि ये लंबे समय से प्रतीक्षित था कि जो पिछड़ों की आबादी जो है 50% के आसपास में है, तो ये तो साबित हो गया कि अब तो 50% से ऊपर है वो। जी। तो उस आबादी के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा था कि 50% से ऊपर आबादी है, उसको आरक्षण मिल रहा है 27%। दूसरी तरफ 10% वाले लोगों को 10% पूरा आरक्षण मिल गया, 40% उधर 50%, और उसका फ्री, और जो फ्री स्पेस है उसमें भी उन्हीं को खेलने का मौका मिल गया। तो ये जो पूरा जो खेल है, इस खेल में जो कल का दिन जो है वह बहुत स्पेशल होने वाला है। इसीलिए विपक्ष जो है काफ़ी, मैं समझता हूँ कि इसको एक तरह से कहते हैं ना इरेज करना, मिटाने की कोशिश कर रहा है कि इसका जो असर है, इसका जो प्रभाव है देशव्यापी, बिहार व्यापी, क्योंकि बिहार के जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट और बिहार में जाति सर्वेक्षण का जो प्रयास हुआ था उसको रोकने की चर्चा भी पूरे देश में हुई थी, उसके लागू हो उसके प्रकाशित हो जाने की चर्चा पूरे देश में हुई, उसके लागू हो जाने की चर्चा हो रही है। तो इसका असर जो है देशव्यापी है, अन्य राज्यों में भी इसको और दूसरी ओर कांग्रेस ने तो इसको अपना इशू बना लिया है, सामाजिक न्याय और जाति जनगणना। जी, राहुल गांधी हर मीटिंग में अपनी ये बात, तो जाहिर सी बात है कि यह इतना बड़ा मामला सामने आ गया, इतना बड़ा एजेंडा सेट हो रहा है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव का मेन एजेंडा ये हो जाए। जी। और ये होगा, ये तय लग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब वो हिंदुत्व का एजेंडा अब चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने है क्या उपाय? आपके पास उपाय है कि आप ऐसे चीज़ों को लेकर के लार्जर, जो हकीकत से बड़ी चीज़ें दिखाने की कोशिश आप करेंगे कि नीतीश कुमार ने क्या कह दिया। अरे भाई, उन्होंने किसी की व्यक्तिगत मानहानि तो की नहीं है, उन्होंने जो कुछ कहा वो एक उनका जो सद प्रयास है वो बराबर कहते रहे हैं। प्रजनन दर का एक कोर इशू उनका रहा है कि शिक्षा से कैसे प्रजनन दर कम हुआ होता है, जनसंख्या नियंत्रित होती है, ये बात वो लगातार कहते रहे। कल कहने में उनकी जुबान फिसली। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते होंगे कि जो हायर एजुकेशन जो स्कूली हायर एजुकेशन जो है, स्कूली उच्चतर शिक्षा जो है, उसमें उसकी किताबों में क्या पढ़ाया जाता है? जो बायोलॉजी की किताबें हैं वही तो पढ़ाया जाता है जो नीतीश कुमार कह रहे थे। बिल्कुल, रिप्रोडक्शन मैंने भी पढ़ा था। और वीरेंद्र जी, जब कल बिहार विधानसभा में बिल पेश किया जाएगा, यहाँ पे मुहर लग जाएगी और भतीजे को चाचा की ओर से बड़ा गिफ्ट मिलेगा, तो ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके बीजेपी है, उस पर कितना बड़ा चोट होगा? मेरे हिसाब से कोई चोट सी बात नहीं है। जो आरक्षण का कोटा विपक्ष की मांग, जो उसका पिछड़ा वर्ग खेमा है भाजपा का, वो मांग करता है भाई मिले। सुशील लगातार स्कूल लड़ते मतलब बोलते भी रहे हैं। तो मुद्दा उस ढंग से कि भाजपा को क्या नुकसान होने वाला है, इसे पूरे बिहार में फायदा हो रहा है, इसका बड़ा पक्ष यही है। नुकसान किसको क्या होगा भाई? सबको आरक्षण मिला हुआ है,
सवर्णों को भी आरक्षण है, जिस जो भाजपा का बेस वोट है उसको आरक्षण मिला हुआ 10%, अन्य जातियों को मिल गया। सिर्फ आपका कोटा बढ़ा दिया गया है, चूँकि संख्या बढ़ी है, जो रिपोर्ट आ गई जनजातीय जैसा कि हेमंत जी कह रहे हैं कि ये जो जातीय गणना की सर्वे जब यहाँ पे कैबिनेट की मुहर लग गई, उसके बाद उससे बीजेपी जो है तिलमिलाई हुई है, और उसी तिलमिलाहट का नतीजा है कि सीएम नीतीश के एक बयान को पकड़कर बिहार से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बयान दिए हैं कि एक जो मुख्यमंत्री है वो महिलाओं का इस तरह से अपमान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो तिलमिलाहट है, और चाचा भतीजा इन सबों का मकसद ये है कि जो पूरे देश से मोदी सरकार का सफाया हो। तो आरक्षण देने से वोट बनता है कि कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, एक चुनावी मुद्दा हो सकता है कि हमने दिया आरक्षण, एक बड़े वर्ग को बांधने की कोशिश होगी, लेकिन जो आपने कोशिश किया था 2006 में ईबीसी को आरक्षण देके पंचायतों में, आज सबसे बड़ा तो खेमहार वही बना हुआ है भाजपा के, उस जो धार्मिक उन्माद का वोट बैंक है। तो उसका हमको नहीं तो बहुत फायदा होने वाला है कि उसकी बहुत नुकसान हो रहा है भाजपा को। एजेंडा जो तय करने की बात कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का यही मुद्दा होगा। बिल्कुल, धर्म की भारत में धर्म काट जाती ही है, तो अब भाजपा का जो बड़ा वर्ग धर्म के नाम पे एकजुट हो रहा है, उसको तोड़ने के लिए भाजपा जाति का हथियार बनी गठबंधन करेगा। नीतीश जी या लालू जी का बड़ा खेम, तो नीतीश जी खुद तो सोशल मूवमेंट की लड़ाई को उपज रहे हैं। तो ये तो दोनों की, चाहे लालू जी हो नीतीश जी हो, दोनों की मुद्दा तो ही है। अब चूँकि मुद्दा इतना महत्वपूर्ण हो गया है, ओबीसी इतना इससे बड़ा मिस हो गया कि इससे कोई नहीं भाग सकता है। अब सवाल है कि अब वोट को कितना हम कहें कि हम ही तो रही हो, इस समझाने में कौन सफल होता है, बड़ा मुद्दा है। तो नीतीश जी और लालू जी इस एजेंडे से आरक्षण देने के बाद से जाति गणना हुई, रिपोर्ट आई, अब आरक्षण उसे हर पार्टी में लागू हो गया, मान लीजिए कल से लागू हो जाएगा, सरकार जुलाई कानून तो लागू हो जाएगा। तो एक बड़ा मुद्दा हो कि हमने कोशिश की और परिणाम तक ले गए। जी। लेकिन अन्य राज्यों में भी उठेगा, मांग उठेगी भाई, हमारे यहाँ भी कीजिए। कांग्रेस ने कहा कि हमारे लागू गिनती करवाएंगे, जब भी गिनती होगी तो फिर आरक्षण का दायरा हर जगह बढ़ेगा, क्योंकि जो संख्या बढ़ेगी, वोटों का नंबर ऑफ वोट्स सर बढ़ेगा, आरक्षण कम नंबर संख्या बढ़ जाएगी, तो हर जगह होने वाला है इसी भारत में। अब हो सके ये अगला चुनाव का मुद्दा हो जाएगा ना भाई, हम भी कराएंगे, राष्ट्रीय जनगणना करवाएंगे अगली बार, जब 27 में हो गया, 22 में, जब भी हो 24-25 में हम करवाएंगे। इस अगला मुद्दा ये भी हो जाएगा कि राष्ट्रीय भाजपा खुद कहेगी नहीं भाई 2027 का 26 का जो जनगणना होगी उसमें से जाति को भी जोड़ लेंगे, ये भी हो सकता है भाजपा कर दे। तेजस्वी यादव को राजनीति की लंबी पिच पे खेलनी है, और क्या ये जो जातीय गणना के बाद जो आरक्षण कल आरक्षण मिलेगा लोगों को, बिहार की जनता को, तो ये एक बड़ा तोहफा, जैसे आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लिए ही होगा। ये मैं जो कह रहा हूँ उसके आगे की बात ये है कि जो ठीक है आप आरक्षण देने जा रहे हैं, आरक्षण का दायरा आप बढ़ा रहे हैं, आप आबादी, आपके सामने आबादी के आंकड़े भी आ गए हुए हैं, लेकिन चुनौती क्या सामने है? चुनौती सबसे बड़ी है कि जो आंकड़े में सबसे चौंकाने वाली बात है वो बहुत भीषण गरीबी की तस्वीर सामने आई है। तो उससे जूझने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना ये होगा कि आप भूमि सुधार आपको करना होगा, रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा, और शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना पड़ेगा। ये वजह है जिसकी वजह से इतनी गरीबी है। आप देख लीजिए कि तो जो सरकारी स्कूल हैं, उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पढ़ाई जो है वहाँ सेकेंडरी चीज़ हो गया हुआ है, बाकी दूसरी चीज़ें जो प्राथमिक चीज़ें हो गई है। तो पढ़ाई कैसे बुनियादी चीज़ हो जाए वहाँ, और पढ़ाई को कैसे गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर आप जिन सामाजिक समूहों की बात करते हैं, जिस हाशिए के समाज की बात करते हैं, वह हाशिए का समाज वह है जो जिसके आंकड़े आए हैं, सबसे ज़्यादा गरीबी उसमें है। तो जो शिक्षा हो, रोजगार का सवाल हो, भूमि सुधार का सवाल हो, इन सवालों को अगर आप एड्रेस करेंगे तो उन्हीं जाति समूहों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है, जिन जाति समूहों की चिंता आप करते हैं। तो आपको ये जो आंकड़े, इसमें एक जो मांग हो रही है कि आप ज़मीन की मिल्कियत के आंकड़े क्यों नहीं सामने आए? इससे भी बड़ा एक पता चलता। दूसरे की नौकरी पेशा वाला मामला भी बहुत नहीं क्लियरली आ पाया है कि मान लीजिए फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जॉब में कौन से लोग और किसकी जाति के लोग ज़्यादा हैं। तो ये सब आंकड़े भी आने चाहिए थे। तो चुनौती सरकार के सामने अब ये है कि आप शिक्षा, रोजगार और भूमि सुधार का जो एजेंडा है, उस एजेंडे पर कैसे आप काम करते हैं, कैसे उसको आप
ठीक करते हैं, क्योंकि ये जब होगा तो इससे बड़ी आबादी को लाभ पहुंचेगा कि उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। और अगर शिक्षा को आप दुरुस्त करते हैं, उसको गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं, तो उनकी पीढ़ी भी जो है, जो अभी जो माना जाता है सरकार की ओर से पहल की गई है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। हाँ, शिक्षकों की बहाली हो रही है, एक अच्छी पहल है। आपको विद्यालयों का माहौल भी सुधारना चाहिए। जैसे कि विधानसभा में कल एक सदस्य ने ये मामला उठाया था कि प्रत्येक स्कूल में पुस्तकालय होना चाहिए। ये अच्छी मांग है ये, जिस पर सरकार ने कहा था कि उसमें कुछ ये संख्या का क्राइटेरिया बना करके करने की बात थी। तो ये सवाल है कि आपको इसको एड्रेस अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से उस तबके को फ़ायदा होगा जिस तबके की चिंता आप करने की बात करते हुए दिखाई देते हैं। जी जी, आप कुछ कहने वाले थे। हम ही कह रहे थे कि जो आंकड़ा है खासा नौकरी वाला, सरकार ने कहा नहीं कि किस श्रेणी कौन नौकरी कर रहा है। सरकारी नौकरी चपरासी भी है, मतलब मुख्य सचिव भी है, तो कितना मुख्य सचिव श्रेणी के लोग हैं या कितना चपरासी श्रेणी के, ऐसा कुछ सरकार ने बताया नहीं, सिर्फ कहा कि सरकारी नौकरी। तो ये बड़ा भैग टाइप का आंकड़ा है कि सरकारी नौकरी, भाई जो भी हिस्सेदारी बताया कि भाई इतना सवर्ण इतने हैं, फलना, लेकिन उसका श्रेणी ऑफ जॉब क्या है, 4th ग्रेड का है, कौन ग्रेड का है, 2 ग्रेड का है। और किस हमने पहले भी कहा था कि जो आंकड़ा है बहुत साफ नहीं आ रहा है। फिर सरकारी नौकरी में सरकारी आंकड़े 17 को डाटा है, उसमें सरकारी नौकरी, सरकारी में तो चपरासी यहाँ के मुख्यमंत्री है तक तय नखवा। तो कहीं बताया कितने IAS में कितने सवर्ण हैं, कितने पिछड़े, तो वहाँ कोई बताया नहीं आपने। जो की वो पोस्ट है सरकार के अंदर, चाहे नौकरशाही का, चाहे IPS IPS हो, बिहार से पुलिस सेवा को, बिहार प्रशासन सेवा का हो, उसमें कितनी हिस्सेदारी है आनी जातियों की, किन जातियों की, वो बताइए ना भाई हम खुल के। क्या अगर मान लीजिए 1200 आपके यहाँ भाषा का अधिकारी हैं, तो उसमें कितने राजपूत हैं, कितने भूमिहार, कितने यादव, कितने चमार, बताएगा नहीं। तब बताइए कि हमारे जो की पोस्ट है, सरकार नीति तय करती है, उसमें हमारी क्या भागीदारी है। सरकार तो कहा जा रहा है कि छुपा ली है इन सब चीज़ों को। नहीं छुपा नहीं, बल्कि जो चीज़ थी सब बताया नहीं सरकार ने। जैसे उन्होंने कहा कि ज़मीन गायब कर दिया, यहाँ हिस्सेदारी गायब कर दी, किस श्रेणी की नौकरी में कौन लोग हैं। तो जो बेसिक चीज़ थी ना, जितना उपयोग था पॉलिटिकल, उतना सरकार ने किया है, लेकिन ज़मीनी बदलाव के लिए जो आंकड़े दिए थे सरकार ने पूरा खा गई है। सही वाला जो आंकड़ा है वो इसलिए बहुत बेहद ज़रूरी होता है कि देखिए, किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं निश्चित रूप से नीतियाँ बनाते हैं, लेकिन इसको एक्सिक्यूट करने का काम, कार्यान्वित करने का काम नौकरशाही करती है। उसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो नौकरशाही में भी अगर विविधता नहीं होगी, नौकरशाही में भी अगर एक रूपता ही होगी, एक ही रंग रूप के लोग अगर भरे पड़े होंगे, तो योजनाओं के क्रियान्वयन में उसका अच्छा खासा असर पड़ेगा। इसका उदाहरण हम लोगों ने देखा है कि जब लालू राज आया था, जब लालू मुख्यमंत्री बने थे, तो उनको नौकरशाही तवज्जो ही नहीं दे रहा था। नौकरशाही का एक बड़ा हिस्सा था, उनको मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं था। मैं एक ऐसे पुलिस अफसर को जानता हूँ जो निजी बातचीत में कहा करते थे कि मुझे तो इसको प्रणाम करने में भी दिक्कत होती है कि मैं इसको प्रणाम कैसे करूं। तो ये जो मानसिकता है वो उसको समझने की ज़रूरत है। वो मानसिकता आज उस रूप में नहीं है, दूसरे रूपों में है, लेकिन आप है तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसको लाठी से तो नहीं ठीक किया जा सकता है, इसको प्रतिनिधित्व बढ़ाकर ठीक किया जा सकता है। जहाँ एक तरह के लोग होंगे वो एक तरह की बात करेंगे, विविध तरह का अगर लोग होंगे तो एक दूसरे का सम्मान करते हुए बात करेंगे। तो ये अंतर होता है। जैसे मैं कहूँ कि अगर आप पुलिस थानों में अगर आज महिलाओं की संख्या बढ़ी है, तो निश्चित रूप से किसी महिला को थाने में जाने में उतनी झिझक नहीं होगी जितना पहले होती थी, क्योंकि उसको लगता है कि वहाँ एक महिला भी पुलिस होगी, वो कांस्टेबल होगी, वो दरोगा होगी, वो इंस्पेक्टर होगी, वो DSP होगी। तो ये जो विविधता है, इस विविधता में लोग कैसे सहज महसूस करते हैं अपनी बात कहने के लिए। नौकरशाही में अगर अलग अलग किस्म के लोग रहेंगे तो अपनी बात भी लोग कहेंगे खुल करके। जी। तो ये विविधता बहुत ज़रूरी है, और इसको सरकार ने किन कारणों से छुपाया है अभी तो नहीं पता है, लेकिन ये आना चाहिए था। आप इतना एक्सरसाइज आपने करवाया है, 500 करोड़ रुपया खर्च किया है, तो ये करने में क्या दिक्कत थी? ज़मीन की मिल्कियत बताने में क्या दिक्कत थी आपको? जी सरकार छुपाया नहीं है, सरकार ने किया ही नहीं है। हाँ। आप देखिए 17 आंकड़े उसके है ही नहीं, कॉलम है ही नहीं, कहाँ से कोई बताएगा भाई? हाँ भाई क्या करो, सरकारी नौकरी कराई हम, तो चपरासी अगर कोई बताता है तो बिना पूछ ले ज़मीन क्या है, तो कुछ ये नहीं है कि आपके यहाँ घर का ज़मीन है कि नहीं है। आपके क्या कोई नहीं पूछा कि आप कितने खेत के मालिक हैं, ये किसी ने नहीं पूछा। तो जो आंकड़ा था कहाँ कोई बताएगा भाई? सरकार ने छुपाया नहीं है, बल्कि उसको जुटाया नहीं है। जी। जितना पॉलिटिकल इस्तेमाल था उतना किया, बाकी वो छोड़ दिया। जी। अब पॉलिटिकल इस्तेमाल में जो है यही है कि कल बिहार विधानसभा में आरक्षण एक्सपेंड किए जाने को लेकर बिल रखा जाएगा, और जैसा कि 2 वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया कि ये बिल पास हो जाएगा, ये तय है।
क्योंकि सरकार के पास बहुमत है और ये डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा तोहफा होने जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से, क्योंकि तेजस्वी यादव को राजनीति की लंबी पारी खेलनी है और आने वाले दिनों में वही क्रीज पर होंगे। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। तो आप हमें ताकत देते रहें, हम आप तक अच्छी अच्छी चर्चाएं, खबरें पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।